एक पुरानी कहावत है कि सारी सड़कें रोम की तरफ जाती हैं। रविवार की सुबह दुनिया की सारी सड़कें एक ही तरफ गई और वो है राजघाट। राजघाट यानी महात्मा गांधी की समाधि। उस गांधी की समाधि जिन्हें दुनिया महात्मा कहकर आदर देती है और हम भारत के लोग अपना राष्ट्रपिता मानकर श्रद्धांजलि। इसीलिए G20 समिट की दूसरी सुबह सभी वैश्विक नेताओं ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा के पुष्प अर्पित किए। हर मुद्दे पर दुनिया को एकजुट करने का हुनर भारत को आता है और ये हुनर गांधी के इस मानवीय सिद्धांत से निकला है कि सत्य और अहिंसा ही संसार को चला सकते हैं। G20 के सारे देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत के नेतृत्व का लोहा माना। तभी तो हंसी खुशी G20 घोषणा पत्र को सबने स्वीकार कर लिया। वो सारे उसी वसुधैव कुटुंबकम की वैश्विक भावना को लेकर राजघाट पहुंचे। राजघाट में उस महात्मा की समाधि है जिसका व्यक्तित्व देश काल की सीमा से बाहर जाता है। उस गांधी में अपनी श्रद्धा रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 ने सबसे पहले अफ्रीकन यूनियन को अपने परिवार का नया सदस्य बनाया। अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का प्रतिनिधित्व करता है जो विषमता और रंगभेद के शिकार रहे हैं। गांधी ने उसी रंगभेद और विषमता के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में पहली लड़ाई लड़ी और ये लड़ाई सफल और सार्थक रही। कितना सुखद संयोग है कि 78 साल पहले अमेरिका का परमाणु बम जापान पर गिरा। बर्बादी के उस मंजर से आज भी मानवता सिहर जाती है। लेकिन युद्ध के आगे शांति और प्रेम का संदेश देने वाले गांधी की समाधि पर आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी सर नवाने पहुंचे और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी। जिस हिरोशिमा पर परमाणु बम का कहर बरसा था वो आज गांधी की प्रतिमा लगाकर दुनिया को शांति का संदेश दे रहा है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, लेकिन उस अमेरिका में जब इंसान और इंसान के बीच रंगभेद की निर्मम दीवार थी, उसको तोड़ने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। किंग को शांति और साहस के साथ अपने लड़ाई लड़ने की प्रेरणा महात्मा गांधी से मिली थी। उसी का नतीजा था कि अमेरिका में करीब 15 साल पहले पहली बार एक अश्वेत राष्ट्रपति बना। अमेरिका गांधी के इस मानवीय एहसान का हमेशा आभारी रहता है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत मुश्किल से विश्वास कर सकेंगी कि हार्ड मास का एक ऐसा आदमी भी कभी इस धरती पर चला था। वो गांधी कैसे रहे होंगे, इसकी परिभाषा उनका व्यक्तित्व लिखता है। उसी व्यक्तित्व की स्मृतियों को प्रणाम करने के लिए दुनिया के सारे ताकतवर नेता भारत के उस राजघाट पर एकत्रित हुए। वो सारे नेता राजघाट की पवित्र भूमि पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे होंगे। दुनिया का भविष्य तय करने के लिए विश्व के राष्ट्राध्यक्ष सबसे प्राचीन देश की राजधानी दिल्ली में मिले। ये बात सभी जानते हैं कि इतिहास के बिना भविष्य का निर्माण संभव नहीं हो सकता। जब देवतुल्य अतिथियों से भारत के राष्ट्रपति का परिचय प्रधानमंत्री करा रहे थे, उस क्षण की पृष्ठभूमि थी नालंदा विश्वविद्यालय। G20 सम्मेलन के लिए बने सभा स्थल, सभा मंडपम, वहां स्थापित महाकाय शंख और सामने भगवान शिव के नटराज रूप की विशाल प्रतिमा आगंतुकों को ही नहीं पूरी दुनिया को संदेश दे रही है। राष्ट्रपति से मिलने वाले हर अतिथि जब पृष्ठभूमि की ओर देख रहे थे तो उनके अंतर मन में इतनी सी बात अवश्य उठ रही होगी कि इस स्थान पर कभी उनके पूर्वज अध्ययन के लिए आया करते होंगे। इतिहास के उस कालखंड में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे कई विश्वविद्यालय भारत में हुआ करते थे।
जब दुनिया शिक्षा की रोशनी से कोसों दूर थी। वर्तमान बिहार राज्य की राजधानी पटना के पास है नालंदा। 6ठी शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग लंबी यात्रा करते हुए नालंदा पहुंचे थे। खुदाई में इस प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेष 14 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए मिले हैं। यहाँ छात्रों की संख्या लगभग 10,000 और अध्यापकों की संख्या लगभग 2,000 हुआ करती थी। इस विश्वविद्यालय परिसर में 7 बड़े कक्ष और 300 अन्य कमरे थे, जहाँ व्याख्यान हुआ करते थे। यहाँ का पुस्तकालय 9 मंजिल का था, जिसमें 3 लाख से ज्यादा पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। छात्रों के लिए शिक्षा, भोजन, वस्त्र, औषधि और उपचार सभी निशुल्क हुआ करते थे। नालंदा भारत के उत्कर्ष की कहानी कहता है, चाणक्य और चंद्रगुप्त की गाथाओं का वर्णन करता है, संसार में प्रथम अर्थशास्त्र पुस्तक देने वाले और विदेशी आक्रांता सिकंदर को पराभूत करने की गाथा सुनाता है। बुद्ध और महावीर के ज्ञान और दर्शन का केंद्र रहा था ये विश्वविद्यालय, जो आज खंडर के रूप में हमारे सामने खड़ा है। नालंदा खगोल शास्त्र का एक उन्नत अध्ययन केंद्र भी था, जहाँ के कुलपति आर्यभट्ट हुआ करते थे। 800 वर्ष से अधिक समय तक संसार को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाला नालंदा स्वयं निर्माण और विध्वंस की कहानी कह रहा है। G20 में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसार एक मत हुआ है, जिसमें एक मुद्दा आतंकवाद भी है। नालंदा का ये विराट स्वरूप भी आतंकवाद का शिकार हुआ था। आताताई बख्तियार खिलजी ने हजारों हंसते मुस्कुराते छात्रों और शिक्षकों की निर्मम हत्या कर दी थी। महासमृद्ध पुस्तकालय को आग लगा दी थी। कहते हैं वो पुस्तकालय 6 महीनों तक लगातार जलता रहा। खिलजी के आतंकवाद ने ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म सब कुछ मिटा डाला था। भारत ने G20 के माध्यम से संसार को एक परिवार होने का संदेश दिया है। भारत के गौरव, वैभव और विरासत के दर्शन कराए हैं। वसुधैव कुटुंबकम की गूंज के साथ भविष्य के निर्माण के लिए हृदय के तार जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। एक मत होकर संसार भी मान रहा है कि यही युग का आह्वान है। G20 एक ऐसा मौका जिसने भारत के प्राचीन गौरव को दुनिया के सामने रखने का काम किया है। सभा मंडपम के रूप में सभा स्थल हो, परिसर में रखा महाकाय शंख हो, या फिर मंडपम के ठीक आगे भगवान शिव के नटराज रूप की विशाल प्रतिमा। सभी में भारत की मनोरम छवि प्रतिबिंबित होती दिखती है। G20 सम्मेलन के पहले दिन जब देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का स्वयं खड़े होकर स्वागत किया, तो एक बार फिर भारत का इतिहास, देश की महान संस्कृति, अद्भुत कला शिल्प सब कुछ दुनिया के सामने था। अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, एक एक करके दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के प्रमुख आते गए और देश के प्रधानमंत्री से मिलते हुए इतिहास के स्वर्णिम क्षणों के गवाह बनते गए। ये सब कुछ जिस एक प्रतीक के रूप में सामने था, उसके विषय में थोड़ा जानना रोचक होगा। हम बात कर रहे हैं उस पृष्ठभूमि की जिसके सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री सभी विशिष्ट गणमान्य अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। इसे G20 सम्मेलन का सबसे सुंदर चित्र कह सकते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर स्थित चक्र का प्रतिरूप, ऐतिहासिक अवसर का साक्षी। इसे धर्म चक्र के रूप में भी जानते हैं, सूर्य चक्र के रूप में भी। सनातन की मान्यता है कि समय परिवर्तनशील है और सतत गतिशील भी।
ये चक्र भारत की वैज्ञानिक विरासत को दर्शाता है। ये चक्र भारत के विकसित खगोल शास्त्र के अध्ययन को दर्शाता है। ये चक्र भारत की विकसित काल गणना और पंचांग को दर्शाता है। विकसित भारत का प्रतीक है ये चक्र, जहां विश्व के अलग अलग देशों से आए लोग प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। इसे धर्म चक्र कहें या काल चक्र, इसका संकेत स्पष्ट है कि संसार में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो काल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूर्वी ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। आज से लगभग 750 वर्ष पूर्व 13वीं शताब्दी में बने इस मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। ये आदिदेव सूर्य को समर्पित है। ये चक्र अनुग्रह, प्रसन्नता और जीवन की लय को दर्शाता है। यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की 2 पंक्तियां हैं, यानी कुल 24 पहिए। इन 24 पहियों को दिन के 24 घंटों का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में 12 अश्वों की 2 पंक्तियां भी हैं, जो 12 महीने की प्रतीक हैं। मंदिर में 12 राशियों के प्रतीक के रूप में आधारभूत 12 महाचक्र हैं। सूर्य के 7 अश्वों के परिचायक के रूप में यहाँ भी 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियां हैं। सूर्य के 7 घोड़े उनकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक हैं। इन तथ्यों से गुजरते हुए कह सकते हैं कि एक बार फिर भारत इस काल चक्र की धुरी बना है। ये समय विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति के फिर से उदय का है। ये समय भारत का है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में डिप्लोमेसी का शानदार प्रदर्शन किया, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा है। 100 से ज्यादा मुद्दों पर आम सहमति का बनना देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के दूसरे सत्र में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर G20 के सभी देशों के सहमत होने का बड़ा ऐलान किया। देखा जाता है कि घोषणा पत्र शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन जारी होता है, लेकिन मौजूदा हालात में न सिर्फ सहमति का ऐलान हुआ, बल्कि पूरा घोषणा पत्र सामने आ गया। इस सहमति को भारत की सबसे बड़ी जीत और दुनिया की सबसे अहम कूटनीतिक घटना माना जा रहा है, जिसके आने वाले समय में व्यापक असर होंगे। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के बीच कुछ ऐसे विशेष क्षण भी रहे जो राजनीति के इतर नजर आए। G20 शिखर सम्मेलन के बीच ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पत्नी अक्षता संग अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। भारत आने से पहले ऋषि सुनक ने ये इच्छा जाहिर की थी कि वह किसी मंदिर में दर्शन करना चाहेंगे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक की यह पहली भारत यात्रा है। इसी G20 सम्मेलन के बीच प्रगति मैदान के हॉल में भारत के ट्रेडिशनल आर्ट को भी देखने का अवसर मिला।